देखिए, अभी आप लोग कुछ दिन से न्यूज़ में राइट टू रिकॉल को सुन रहे होंगे। ऑनरेबल राज्यसभा एमपी राघव चड्ढा इस बात को लेकर के पार्लियामेंट में बोले हैं कि राइट टू रिकॉल आना चाहिए और जिससे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है उनकी पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी बढ़े। तो हम लोग इस बात को डिस्कस करना चाहेंगे कि अगर राइट टू रिकॉल इंडिया में एप्लीकेबल हो सकता है, इसके मतलब फ़ेवर और डिसफ़ेवर में क्या चीज़ हो सकता है और राइट टू रिकॉल क्या चीज़ है। देखिए, राइट टू रिकॉल जो है वो जैसे आप किसी भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं, तो राइट टू रिकॉल से आप उस इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को जो मैच्योरिंग पीरियड है इंडिया में 5 साल, उससे पहले उसको वापस ला सकते हैं और जो मेंबरशिप को कैंसिल करवा सकते हैं। लेकिन इसमें देखिए, इसका जो कोई भी चीज़ है उसका 2 एस्पेक्ट ज़रूर होता है। एक अगर कॉइन है तो हेड है, टेल है, फ़ेवर डिसफ़ेवर है। तो जब राइट टू रिकॉल आएगा तो इसका एक जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होंगे हमारे, वो ज़्यादा अकाउंटेबल होंगे या जिसको टिकट दिया जाता है इलेक्शन लड़ने के लिए, तो जो पॉलिटिकल पार्टी टिकट देगी वो उस तरह के कैंडिडेट को देना ज़्यादा पसंद करेगी जो सिर्फ इलेक्शन को सरपास ना करो, इलेक्शन को पास ना करवाए स्मूथली, बल्कि इलेक्शन पास होने के बाद भी 5 साल तक जनता के बीच में बना रहे और मतलब जनता के मुद्दे पे खड़ा रहे। नहीं तो अगर आप कैंडिडेट को राइट टू रिकॉल से वापस लाते हैं, तो हो सकता है कि गवर्नमेंट सरकार गिर जाए। तो इसलिए मतलब एक अकाउंटेबिलिटी बनेगा पॉलिटिकल पार्टी पे भी, जो लीडर होंगे इलेक्टेड, उन पे भी अकाउंटेबिलिटी होगा कि उनको जनता के साथ खड़ा रहना है और जनता के लिए खड़ा रहना है। जैसे आप अगर देखिए जो इलेक्टेड कैंडिडेट थे पिछले लोकसभा में, सनी देओल और उससे पहले गोविंदा, इन लोग कभी लोकसभा में दिखे ही नहीं। किसी भी जनता के किसी भी मुद्दा पे अपनी बातों को कभी रखे ही नहीं। आप चाहे और किसी ऑनरेबल एमपी को देखिए, मतलब एटलीस्ट कुछ ना कुछ अपने हिसाब से, अपने कैलिबर के हिसाब से अपने जनता के लिए अपने बात को रखते हैं। लेकिन जो अभी 2 एग्ज़ाम्पल दिए ऑनरेबल एक्स एमपी का, वो मतलब कभी ढाई दिन या 3 दिन का हाथ वाले ढाई दिन 3 दिन दिखे भी नहीं। तो इसके कारण राइट टू रिकॉल का जो एक एप्लीकेबिलिटी है वो रेलिवेंट है, लेकिन इसका जो डिसफेवर है वो ये हो सकता है कि जो गवर्नमेंट का जो स्टेबिलिटी है ना, देखिए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो उसका एक डिसएडवांटेज में यही बोला जाता है कि पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी का चांस ज़्यादा होता है। इंडिया जैसा जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहाँ भी फॉलो होता है, वहाँ पे पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी का स्कोप ज़्यादा होता है और इंडिया भी पार्लियामेंट्री सिस्टम को फॉलो करता है, जिसके कारण यहाँ पे भी जो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है, सरकार बना, सरकार गया और उसको बचाने के लिए 1985 में एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया था। 10th एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया था 1985 में, जिससे हुआ था कि आप कोई भी कैंडिडेट इधर-उधर, मतलब उस पे एंटी डिफेक्शन लॉ पे कभी बाद में डिस्कस कर लेंगे। आयाराम गयाराम एक फ़ेवर केस, एक मोस्ट पॉपुलर केस था हरियाणा का। तो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी के लिए सरकार पहले प्रयास की है, ताकि एंटी डिफेक्शन लॉ आया है जिसमें आप अगर मर्जर कर रहे हैं अपनी पार्टी का या अपनी कैंडिडेट का, तो कम से कम एटलीस्ट टू थर्ड होना चाहिए। और राइट टू रिकॉल या जो एंटी डिफेक्शन लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं था। ये जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जिस तरह से हमारा डेमोक्रेसी मैच्योर हुआ, उस तरह से किया गया है। तो देखिए, राइट टू रिकॉल में जो फेवर था वो तो बता दिए, लेकिन जो डिसफेवर है, इसका सबसे बड़ा जो डिसफेवर है वो यही है कि पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी बढ़ेगा। जब कोई भी गवर्नमेंट इलेक्ट होकर के सरकार में आएगी, उसके बाद उसके साथ जो परेशानी होगा वो ये होगा कि जो डेवलपमेंट वर्क की जगह पे अपने गवर्नमेंट को स्टेबल करने के लिए ज़्यादा प्रयासरत रहेगी, या फिर आप कुछ ऐसे काम को हो सकते हैं जैसे कि 5 ईयर प्लान बनता था, या नीति आयोग अभी 15 साल का प्लान या टारगेट लेकर के चल रहा है। तो इससे गवर्नमेंट को भी इस बात का डर होगा कि अगर हम लॉन्ग टर्म प्लान को लेंगे और अभी जो शॉर्ट टर्म में अगर कुछ फ़ायदा ना दिखे, तो कैंडिडेट को वापस लाया जा सकता है और इससे सरकार गिर सकता है। इसका यही एक जो डिसफेवर है कि जो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है, और प्रैक्टिकल तौर पे इंडिया में पॉसिबल नहीं है। किसी को मतलब जो फेवर करते होंगे राइट टू रिकॉल को बता सकते हैं कि ठीक था, लेकिन हमको लगता है कि प्रैक्टिकल तौर पे इंडिया में कम से कम स्टेट लेजिस्लेचर के चुनाव के लिए और पार्लियामेंट के चुनाव के लिए पॉलिटिकल मतलब कि प्रैक्टिकल तौर पे मतलब इम्प्लीमेंट कर पाना सही नहीं है। सही नहीं मतलब पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी को लेके हम लोग जो 90s का दौर देखे हैं और जिस तरह से सरकार चेंज हुआ 1996 से लेकर 1999 तक, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी के बाद या इलेक्शन होना, या फिर जो कैंडिडेट मान लीजिए कि
अच्छा कैंडिडेट है, लेकिन उसकी पार्टी किसी तरह का कुछ गलत की और पार्टी के कारण उस कैंडिडेट को वापस फिर लाया जाएगा और उससे मतलब कि जो पार्टी का जो स्टांस रहा उसके कारण उस कैंडिडेट को वापस लाया जाएगा। तो फिर उस कैंडिडेट के साथ भी होगा कि हम तो सब अच्छा किए थे, लेकिन पार्टी में मेरा बहुत ज़्यादा चला नहीं, इसलिए हो गया। तो इसीलिए अगर जब भी किसी गवर्नमेंट को इलेक्ट करिए तो ठोक ठठा के करिए, कम से कम 5 साल के लिए समय उनको दीजिए कि कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। और मतलब यही है जो पॉलिटिकल जो राइट टू रिकॉल है, अच्छा भी है बुरा भी है, प्रोज एंड कॉन्स दोनों है। तो लेकिन जो इंडिया के लिए है, मतलब अभी जो है पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी को इंक्रीज करेगा। और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी जो झारखंड से होंगे वो भी जानते होंगे कि पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी 2014 तक, 2000 से 2014 तक गवर्नमेंट जब बना, अभी तक 14 सीएम बन चुके हैं। 2026 चल रहा है, 14 सीएम बन चुके हैं। तो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी यहाँ पे कितना ज़्यादा रहा है, या फिर जो 90s का दौर रहा और कोलिशन गवर्नमेंट रहा, उस टाइम भी आप पार्लियामेंट में देख सकते हैं। तो राइट टू रिकॉल पे आप क्या सोचते हैं? और अगर आपका भी कोई सजेशन या कमेंट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। राइट टू रिकॉल पे मेरी जितनी समझ थी आपके साथ शेयर किए।